आज की क्लास में मैं बात करूंगा सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रक्चर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। एक तो आपका प्री डिफाइंड हो गया इंटीजर वगैरह, स्ट्रक्चर में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। हम खुद इसे डिफाइन करेंगे अभी। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिससिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। एरे के अंदर क्या होता है, डेटा सेम टाइप का होता है। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा। बस स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा आपका है सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। To declare a structure, you start with the structure keyword, followed by the structure name और structure tag। स्ट्रक्चर जब हम डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर को, हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ स्ट्रक्चर का नाम होता है, स्ट्रक्चर का टैग होता है, एंड विद इन द ब्रेसेस द लिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर वेरिएबल। साथ में स्ट्रक्चर के जो मेंबर वेरिएबल होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, वो हम डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाते कैसे वो हम देख लेते हैं। जिस सवाल में मैंने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर का नाम मैंने रखा स्टूडेंट रखा। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का कोर्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड है ना। समझ आ गई आपको ये जो रोल नंबर आपका है ये इंटीजर टाइप का है। नेम कैरेक्टर टाइप का है। नेम क्या है, एरे हो गया। कोर्स आपका एरे हो गया जो कैरेक्टर टाइप का है। मार्क्स ऑब्टेन्ड जो आपका इंटीजर टाइप का हो गया। तो स्ट्रक्चर शुरू है, स्ट्रक्चर बंद है। जैसे स्ट्रक्चर को मैंने डिफाइन किया S1 से। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें किससे डिफाइन किया है, S1 नाम के वेरिएबल से। ये इस वेरिएबल की जगह पे मैं कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकता हूँ, जैसे S हो गया, S1 S2 S3 कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है। तो ये जो S1 आपका है, ये स्ट्रक्चर का स्टूडेंट का रेफरेंस वेरिएबल है। कितने रेफरेंस वेरिएबल मैं क्रिएट कर सकता हूँ, जितने मुझे रिक्वायरमेंट है। S1 S2 S3। तो अभी जब मैंने S1 लिखा तो मैं एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। S2 लिखता, S1 S2 दो स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। पर अगर मैं 20 स्टूडेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ तो 20 वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इस काम को सॉल्व करने के लिए हमारे दूसरे तरीके भी हैं जिनका हम इस्तेमाल आगे करेंगे। तो स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइन होता है। अब इनके अंदर के अगर कंटेंट को एक्सेस आपको करना है, मतलब कि स्टूडेंट का रोल नंबर आपको बताना है, नेम बताना है, तो S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम, S1 डॉट कोर्स, S1 डॉट मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो जब मैं इसकी बात करता हूँ, एक चीज तो इसमें क्लियर है कि जो मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है इसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है। और उन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करेंगे। S1 डॉट रोल नंबर, S1 डॉट नेम, चाहे इनपुट लेना है चाहे आउटपुट लेना है, दोनों में से। मैं आपको एक समझाता हूँ फिर प्रोग्राम करते हैं। बहुत ही इजी प्रोग्राम इसके हैं स्ट्रक्चर के। मेन फंक्शन से पहले आपने देखा मैंने स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर का नाम रखा एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय का नाम हो गया, एज हो गया। एम्प्लॉय का नाम का जो डेटा टाइप है कैरेक्टर है। एज किस टाइप का है, इंटीजर है। तो एम्प्लॉय का जो मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया वो क्या बनाया मैंने, ये बना दिया। तो मेन फंक्शन में स्क्रीन को क्लियर किया। एंटर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, एंटर नेम है ना। तो नेम जब मैं इनपुट ले रहा हूँ, कैरेक्टर डेटा टाइप है जो स्ट्रिंग होगा। और स्ट्रिंग के लिए किसका इस्तेमाल कर रहा है, स्ट्रिंग के लिए पर्सनल एस का इस्तेमाल कर रहा है। स्ट्रिंग के लिए पर्सनल एस का इस्तेमाल कर रहा है। ई डॉट नेम, एज आपका इंटीजर टाइप का है तो पर्सनल डी लग गया। ई डॉट नेम, ई डॉट एज, मैंने अभी आपको बताया था ई डॉट नेम ई डॉट एज। तो इस तरह से आप इसमें इनपुट लोगे, इसे रेफरेंस वेरिएबल से आप इसमें इनपुट लोगे। जब आपने इनपुट ले लिया अब क्या करोगे, आप प्रिंट करोगे। अब आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे। डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय, नेम इज पर्सनल एस, ई डॉट नेम, एज। और जो मैं एज की बात कर रहा हूँ तो ई डॉट एज। तो स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से हम प्रोग्राम बना रहे हैं स्ट्रक्चर का। ये देखो ये छोटा सा प्रोग्राम हमने दे रखा है। स्ट्रक्चर का नाम एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय का नाम और एज, एम्प्लॉय का जो नाम होगा तो वो एरे के अंदर स्टोर होगा, जिसका डेटा टाइप आपका कैरेक्टर होगा। और ये आपका इंटीजर हो गया। जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ा था, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो यहाँ पर कैरेक्टर और इंटीजर दो अलग अलग तरह का डेटा है।
इसके थ्रू हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। तो स्ट्रक्चर का रेफरेंस वेरिएबल है वो क्या है, ई है। एंटर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, ई डॉट नेम ई डॉट एज हो गया है ना। और उसी तरह से जब मैं सब प्रिंट कर रहा हूँ, ई डॉट नेम ई डॉट एज का इस्तेमाल करके प्रिंट कर रहा हूँ। इनपुट देने के लिए आपको पता होगा एंड सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं स्कैनफ के अंदर। प्रिंट करने के लिए मैं एंड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे मैं रन करके दिखा रहा हूँ, मान लो कोई एम्प्लॉय है, इसका नाम अमित है, 25 साल का है। तो अमित और एज दोनों ही इसमें आपको आपने देखा कि आउटपुट आ गया है। और दोनों का जो डेटा टाइप है वो अलग अलग है। दोनों का डेटा टाइप अलग अलग। तो आपने देखा कि एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को किस तरह से मैंने एग्जीक्यूट किया है। अगर इसमें एक से ज्यादा अगर एम्प्लॉय होता तो आप क्या करते? चलो एक प्रोग्राम ये भी देखो, ये सेम प्रोग्राम है। नेम एज और सैलरी इनपुट करवा दिया और वो प्रिंट करवा रहा हूँ मैं। तो फ्लॉट का भी मैंने दे दिया है। मान लो नेम आपका अमित है, एज और सैलरी। तो ये आपका सैलरी भी फ्लोटिंग टाइप का है। कैरेक्टर इंटीजर और फ्लोटिंग टाइप मैंने ये भी दिखा दिया आपको। ये हर तरह के डेटा टाइप के साथ डील कर सकता है। कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही रहेगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पर हम देख सकते हैं दो एम्प्लॉय हो गए, E1 और E2। दो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है, E1 डॉट नेम E1 डॉट एज और E2 डॉट नेम E2 डॉट एज। अब देखो मैं इनपुट करवा रहा हूँ E1 डॉट नेम E1 डॉट एज, पहले वाला एम्प्लॉय है जिसका नाम और एज इनपुट करूंगा। E2 डॉट नेम E2 डॉट एज, दूसरे वाले एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन इनपुट करूंगा। फिर मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ E1 डॉट नेम E1 डॉट एज और E2 डॉट नेम और E2 डॉट एज। ये बहुत आसान हो गया दो एम्प्लॉय की डेटा को इंसर्ट करना। करके दिखाते हैं। ये हो गया ना। देख सकते हो दो एम्प्लॉय है, इनका नाम और एज मैंने इनपुट करवाया है और डिस्प्ले करके दिखाया है। कैसे क्या किया मैंने इस काम को? सिर्फ इतना ही किया मैंने कि भाई मैंने यहाँ पर बनाया क्या, दो रेफरेंस वेरिएबल बनाया, इनके थ्रू डेटा एक्सेस किया। अब अगर प्रॉब्लम ये है कि दो की जगह मुझे 20 लोगों का डेटा इनपुट करना है और 20 लोगों का डेटा डिस्प्ले करवाना है, तो दिक्कत वहां पर आ जाती है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? ये रहा प्रोग्राम। जैसे 20 एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट करना है, तो अब इसका रेफरेंस वेरिएबल आपको बनाने की यहाँ जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय का नाम और एज जैसे मैंने पिछले में करवाया था वैसे ही करना है। और भी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कुछ भी हो सकता है इसमें। मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो मैंने स्ट्रक्चर एम्प्लॉय लिखा, उसका रेफरेंस वेरिएबल बनाया ई। स्ट्रक्चर एम्प्लॉय का रेफरेंस वेरिएबल क्या बनाया मैंने, ई बनाया। और ई का क्या बनाया मैंने, एरे बनाया। और एरे की साइज क्या है, 2 है। तो इसके अंदर दो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन इंसर्ट होगी। या 20 करूंगा तो 20 की इंसर्ट होगी। काम किसके थ्रू परफॉर्म हो रहा है, एरे के थ्रू। एक आई नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया है, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2। लेस देन 2 क्यों लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि एरे की साइज क्या है, 2 है। तो लेस देन 2 हो गया, ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस। एंटर डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय आई प्लस 1। एरे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 प्लस 1 1। एंटर डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय 1। आई के लिए लगाया पर्सनैलिटी, यहाँ ध्यान रखना। एंटर नेम, तो यहाँ पर देखो जीरो लोकेशन में डेटा सेट कर रहा हूँ। एम्प्लॉय का नाम इंसर्ट कर रहा हूँ, नाम के लिए पर्सनैलिटी आ गया। ई ऑफ आई डॉट नेम, आई का मतलब क्या, अभी आई का लूप चल रहा है, आई का 0 है। आई की वैल्यू क्या ऊपर 0 है ना फॉर लूप में। ई ऑफ 0 डॉट नेम ई ऑफ 0 डॉट एज, क्लियर आपको इनपुट हो गया। यानी एम्प्लॉय के 0 लोकेशन पे नेम और एम्प्लॉय के 0 लोकेशन पे एज इनपुट हो गई। फिर ऊपर गया आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हो गई। 1 लेस देन 2 ट्रू है, अंदर आया। एंटर द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय आई प्लस 1। आई कितना 1, 1 प्लस 1 कितना 2 हो गया। एंटर नेम, ई ऑफ आई की वैल्यू क्या 1, ई ऑफ 1 डॉट नेम ई ऑफ 1 डॉट एज। तो ये हमने इनपुट करवा दिया। ऐसा 20 अगर एम्प्लॉय है तो 20 तक आप लूप चलाओगे। एग्जाम में 10 के लिए आ रहा है, चाहे 20 के लिए आ रहा है, जितने के लिए आ रहा है उतने एरे की आप साइज लोगे, उतना यहाँ पे आप लूप चला के दिखाओगे। अब जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे डिटेल्स के बारे में, सेम लूप दोबारा चलाओगे प्रिंट करने के लिए। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय पर्सनैलिटी एम्प्लॉइज, पर्सनैलिटी का मतलब है यहाँ पर मान लो आई प्लस 1। आई अगर आपका 0 है तो 0 प्लस 1 1 हो गया। डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय है ना। तो नेम क्या है, ई ऑफ आई डॉट नेम और ई ऑफ आई डॉट एज।
आई की वैल्यू 0, यू ऑफ 0 डॉट नेम, यू ऑफ 0 डॉट एज, आप ये प्रिंट कर रहे हैं। आउटपुट देखते हैं, ऊपर लिख के आ रहा है एंटर डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयर बिलो, डिटेल्स ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉय सोनल एंड 34, सेकंड एम्प्लॉय क्या है आपका सोनिया 26। तो आपने ये चीज देखने को आपको मिल गई है कि इसके अंदर हम किस तरह से डेटा इनपुट कर रहे हैं। अगर 20 का लूप चलाता, 20 एम्प्लॉय का डेटा इंसर्ट होता, 20 लोगों का डेटा ये प्रिंट करके आपको दिखाता। समझ आया होगा आप लोगों को ये? हाँ जी, समझ आया सबको ये? यस सर। ठीक है, कुछ और प्रोग्राम देखते हैं इसमें स्ट्रक्चर के अंदर। चलो एक प्रोग्राम ये देखते हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। किसी एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट आपको करनी है। कैलकुलेट सैलरी ऑफ एम्प्लॉय यूजिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर लिया एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नेम ले लिया मैंने। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर का। एम्प्लॉय का नाम ले लिया, डेली वेज ले लिया कि एक दिन में कितना कमाता है वो, और कितना दिन उसका काम किया, और टोटल अमाउंट उसकी क्या बनेगी, टी अमाउंट है ना। टोटल अमाउंट या टोटल सैलरी क्या बनेगी। डेटा टाइप कैरेक्टर लिया, फ्लॉट और इंटीजर दे रखा है मैंने। एम्प्लॉय का रेफरेंस बनाया ई। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मुझे ये पढ़ाना पड़ेगा स्ट्रक्चर में, इससे पढ़ाने से पहले मुझे वो फंक्शन पैरामीटर पढ़ाना पड़ेगा कि फंक्शन के पैरामीटर में हम स्ट्रक्चर पास कैसे करते हैं। मैं वो देखा हूँ ये प्रोग्राम, ये रहा। उसे पढ़ाने से पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ। राइट प्रोग्राम टू पास ए स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन पैरामीटर। तो फंक्शन आप जानते हो, जैसे कोई फंक्शन आपने बनाया, उसका जो ब्रैकेट होता है ना, पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम जैसे वेरिएबल पास करते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल की जगह हम क्या पास करेंगे, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास करेंगे। स्ट्रक्चर का नाम क्या, पर्सन है। स्ट्रक्चर शुरू और बाद इसका रेफरेंस बनाया पर्सन पी आर, यहाँ पर्सन का नाम और एज हो गया। मेन फंक्शन में देखो मैंने एक फंक्शन बनाया है, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है, जिसे हम प्रोटोटाइप बनाते हैं फंक्शन का। फंक्शन का नाम है प्रिंट इन्फो, जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। इसके पैरामीटर में क्या पास किया, स्ट्रक्चर पर्सन, ऊपर दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर पास कर दिया है। और पर्सन का रेफरेंस वेरिएबल क्या बनाया, एक्स बनाया। यहाँ एक्स लिखना मैंडेटरी नहीं है, आप ए बी सी कुछ भी यहाँ लिख सकते हो, ना लिखना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर स्किन किया, एंटर नेम। नेम कैसे इनपुट करोगे, पी आर डॉट नेम दिख रहा है आपको ये, इसका रेफरेंस वेरिएबल आपको दिखा पी आर डॉट नेम, एज पी आर डॉट एज। नेम और एज तो मैंने इनपुट करवा दिया। अब मैं फंक्शन की कॉलिंग करूंगा, नीचे मैंने फंक्शन बना रखा है। फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट अंडरस्कोर इन्फो। इसमें मैंने क्या पास किया, वो रेफरेंस वेरिएबल जो जिसका नाम है पी आर, जो मैंने पास किया। ये जब फंक्शन कॉल हुआ, तो फंक्शन यहाँ पर कॉल हो गया। पी आर की वैल्यू किस में स्टोर हो गई, पी में। और इसमें भी पैरामीटर में क्या पास किया मैंने, स्ट्रक्चर पास किया ना। स्ट्रक्चर का नाम क्या है, पर्सन। इसका रेफरेंस वेरिएबल क्या पास किया मैंने, पी पास किया। आप देख सकते हो फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड है। फंक्शन का नाम क्या है, प्रिंट इन्फो है। जब वो आया फंक्शन के अंदर, तो नेम ऑफ पर्सन इज पर्सन एस पी डॉट नेम। पी डॉट नेम कैसे, जैसे सारा डेटा इसमें आ गया पी के अंदर, जो वैल्यू पी आर के अंदर वो किसमें आ गया, पी के अंदर आ गया। पी डॉट नेम और पी डॉट ए से वैल्यू आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप देख सकते हो। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको। यस सर। ये मैंने 20 एम्प्लॉय का करवा दिया आपको, ये करवा दिया मैंने आपको। राइट प्रोग्राम टू पास स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन पैरामीटर, ये भी आपका हो चुका है। मंथली सैलरी कैलकुलेट करनी है एम्प्लॉय की, ये प्रोग्राम मैं करवा रहा हूँ आपको। तो दो प्रोग्राम मैंने बना रखे हैं। मंथली सैलरी जब कैलकुलेट करने की बात आती है,
आप देख सकते हो स्ट्रक्चर का नाम रखा, एम्प्लॉय रखा, ठीक है। आपको कुछ वेरिएबल्स लिखा है, इंटीजर ए आपका अटेंडेंस के लिए है, बीपी बेस पे, ग्रेड पे, डिस्काउंट, अलाउंस, है ना। प्लॉट के अंदर जीएस और एनएस, जीएस यानी ग्रॉस सैलरी और एनएस यानी नेट सैलरी। रेफरेंस वेरिएबल बनाया ई से सारा डेटा को एक्सेस करूंगा। एंटर अटेंडेंस ई डॉट ए, एंटर सैलरी ई डॉट बीपी, बेसिक सैलरी ना ई डॉट बीपी, एंटर ग्रेड सैलरी ई डॉट जीपी, डिडक्शन ई डॉट डी, एंटर अलाउंस ई डॉट ऑल। ये तो सारा मैंने यहाँ इनपुट करवाया है। इनपुट होने के बाद में उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से हमने ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट किया है। ई डॉट ए का मतलब है अटेंडेंस, एम्प्लॉय का अटेंडेंस इनटू ई डॉट बेस पे, बेसिक पे डिवाइड बाय 30। ये फॉर्मूला होता है ई डॉट बेसिक पे डिवाइड बाय 30। ये एक दिन की सैलरी आ जाएगी, एक दिन को अटेंडेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस जो ग्रेड पे है वो एडिशन हो जाएगा, प्लस जो कंपनी आपको अलाउंस दे रही है वो भी आपको ऐड हो जाएगा। तो सबको मैंने प्लॉट में टाइप कास्टिंग करके जीएस का मतलब है ग्रॉस सैलरी प्लॉट में स्टोर करवा दिया, ठीक है। योर ग्रॉस सैलरी इज परसेंटाइल एफ ई डॉट ग्रॉस सैलरी आपकी आ गई। नेट सैलरी कैसा आएगा, ई डॉट ग्रॉस सैलरी माइनस ई डॉट डी। डी का मतलब क्या, डिडक्शन, जो कंपनी में काट लेती है ना पैसे, कई बार ई डॉट ग्रॉस सैलरी माइनस ई डॉट डी। जैसे आपका नेट सैलरी आ गई, नेट सैलरी हमने प्रिंट कर दिया ई डॉट एन एस, दिख रहा है आपको। ई डॉट नेट सैलरी यहाँ पर हमने प्रिंट की है। देखते हैं इसका प्रोग्राम हम जो बना रखा होगा। यही है वो प्रोग्राम जो आप देख पा रहे हो। इसे मैं रन कर रहा हूँ। उसे 30 में से चलो 30 दिन काम किया, ये बेसिक सैलरी है 9,000 रुपये, ग्रेड सैलरी है 12,000 रुपये मान लेते हैं। डिडक्शन 100 रुपये कंपनी उसके काट रही है किसी चीज के, अलाउंस से 500 रुपये मिल रहा है किसी चीज का, तो उसकी जो ग्रॉस सैलरी है 21,500 हो गई है। और जो नेट सैलरी है 100 रुपये डिडक्शन करने के बाद में 21,400 रुपये। हमने सिर्फ डेटा इसमें इनपुट किया है, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी प्रिंट करके आपको दिखा रहा हूँ। आ रहा समझ में आपको। यस सर। एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ। ई डॉट ए अटेंडेंस, जो बेसिक पे है उसे 30 से डिवाइड करोगे, एक दिन का बेसिक पे निकल जाएगा। एक दिन का जो बेसिक पे निकल गया उसे आपने अटेंडेंस मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जो ग्रॉस पे है आपका ग्रेड पे वो आप ऐड हो जाएगा। और ऑल कॉलम है अलाउंस, जैसे हाउसिंग अलाउंस वगैरह कंपनी देती है वो ऐड हो जाएगा। इन सबको फ्लॉट में टाइप कास्टिंग कर दिया मैंने। तो जीएस आपका है ग्रॉस सैलरी, उसमें मैंने यहाँ स्टोर कर दिया है टाइप कास्टिंग करने के बाद में। तो ग्रॉस सैलरी मैंने प्रिंट कर दिया ई डॉट जी एस, ठीक है। अब बात करता हूँ डिडक्शन के बारे में। तो ग्रॉस सैलरी में से ई डॉट डी माइनस कर दिया, डिडक्शन माइनस कर दिया, तो ई डॉट एन एस आ गया, यानी नेट सैलरी आ गई। तो नेट सैलरी को मैंने यहाँ पर प्रिंट करके आपको दिखा दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। स्ट्रक्चर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है अब। अगला टॉपिक आता है यूनियन। बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह ही है यूनियन, सिर्फ डिफरेंस क्या है, जो स्ट्रक्चर कीवर्ड होता है वहां पर उसकी जगह क्या लग जाएगा, यूनियन कीवर्ड लग जाएगा। बाकी सारी चीज सेम है। और जो जो डिफरेंशिएट वाली चीजें हैं वो अभी हम करके देखेंगे। Union is a visually defined data type which allows the programmer to view a single storage in more than one way. That is, a variable declaration as union can store within a storage space the data of different types at different data types at different time. स्ट्रक्चर में हमने 4 वेरिएबल मान लो डिफाइन किया, तो 4 वेरिएबल की अलग अलग मेमोरी एलोकेट होगी और सेम टाइम पे चारों को एक्सेस कर सकता हूँ। स्ट्रक्चर में एक ही मेमोरी एलोकेट होगी, चाहे 4 वेरिएबल हो सकते हैं, एक ही मेमोरी एलोकेट होगी जो सबसे बड़ी वाली होगी। और एक टाइम पे हम एक ही मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सेम टाइम पे सारे वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते यूनियन के अंदर। इसलिए लिखा है कि द डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और डिफरेंट टाइम पे हम एक्सेस करेंगे, यानी सेम टाइम में डेटा हम एक्सेस नहीं करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस क्या है।
यूनियन हमने बना लिया, आपने देखा यूनियन का नाम क्या रखा, आइटम रखा, इसमें इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर रखा। इंटीजर 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, कैरेक्टर मेमोरी में 1 बाइट ले रहा। इन सब में से ज्यादा वैल्यू मेमोरी कौन ले रहा, फ्लोट ले रहा 4 बाइट का। तो 4 बाइट मेमोरी एलोकेट होगी, वो 4 बाइट में इंटीजर भी आ जाएगा, 4 बाइट में कैरेक्टर भी आ जाएगा। तो सेम मेमोरी लोकेशन पे अलग अलग वैल्यू स्टोर हो जाएगी, बट एक्सेस करने के लिए सेम टाइम पे एक्सेस नहीं होगा, डिफरेंट टाइम पे एक्सेस होगा। यूनियन जो मैंने लिखा आइटम, उसका मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया आईटी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूँ आईटी, एक ही बात है, क्लियर स्क्रीन किया, आई टी डॉट एक्स इक्वल टू 12। एक्स क्या आपका इंटीजर है, इंटीजर वेरिएबल बनाया 12, इसे मैंने प्रिंट कर दिया। अगर ऐसा प्रिंट नहीं करता, इसके बाद कुछ और रखता, ओवरराइट हो जाता। तो एक वैल्यू प्रिंट हो गई, अब उसी लोकेशन पे, सेम लोकेशन पे वाई की वैल्यू लेके आ रहा हूँ फ्लोटिंग में, वाई को प्रिंट कर दिया। तो कैरेक्टर वैल्यू लेके आ रहा हूँ, कैरेक्टर मैंने प्रिंट कर दिया। कैरेक्टर के लिए परसेंटाइल सी, फ्लॉट के लिए परसेंटाइल एफ। तो आपने देखा, एक बार मैं असाइन कर रहा हूँ, एक बार प्रिंट कर रहा हूँ, एक बार असाइन कर रहा हूँ, एक बार प्रिंट कर रहा हूँ। सेम टाइम में 3 वेरिएबल असाइन नहीं कर सकता, और करूंगा तो आखिरी वाली जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी, वही क्या आपका आउटपुट आएगा। तो इसलिए इसके अंदर क्या है, कि हम एक टाइम पे एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, और एक टाइम पे एक वैल्यू आपकी प्रिंट हो सकती है। ये आपने देख लिया प्रोग्राम, ये वही प्रोग्राम है। ये आपका इंटीजर भी आ गया, फ्लॉट भी आ गया, और आपका कैरेक्टर भी आ गया, जो आपने देख लिया है। और अगर मैं कुछ ऐसा करता, तो आउटपुट क्या आता है, गलत आउटपुट आ रहा है ना, इंटीजर का आपका आउटपुट गलत आ रहा है। तो ये आखिर में फ्लॉटिंग था, तो फ्लॉटिंग में रिप्लेस हो जाएगा, इंटीजर की वैल्यू गलत दिखा देगा, क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन ओवरराइट हो गई है। उसका काम करने का तरीका यही है, कि एक टाइम पे एक ही मेमोरी लोकेशन आपका एक्सेस होगा, एक से ज्यादा मेमोरी लोकेशन आपकी एक्सेस नहीं होगी। प्रोग्राम देखते हैं, इसका छोटा सा डिफिनेशन, रिस्ट्रिक्शन लगाता हूँ, यूनियन लगाता हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है। रिस्ट्रिक्शन एम्प्लॉय बनाया और यूनियन एम्प्लॉय बनाया, दोनों में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में जो आपका एज है, नेम और सैलरी दिख रहा है आपको, एज, नेम और सैलरी। तो स्ट्रक्चर के अंदर तो जितने वेरिएबल है सबके लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट है। एज इंटीजर है तो 2 बाइट, ये कैरेक्टर टाइप का है, की साइज 50 है तो 50 बाइट, सैलरी 4 बाइट ले लेगा, तो टोटल आपका 56 बाइट ले रहा है। और हर एक मेमोरी लोकेशन पे अलग अलग वैल्यू स्टोर हो रही है। ये काम अगर मैं यूनियन करता हूँ, तो सबसे बड़ी वाली मेमोरी कौन सी है, 50 बाइट वाली है ना, एरे वाली, वो एलोकेट हो गई, जिसका एड्रेस मान लो यही है। इसे एक ही मेमोरी लोकेशन में अलग अलग वैल्यू अलग अलग टाइम पे एक्सेस होगी। तो यहाँ था स्ट्रक्चर यूनियन में डिफरेंस क्या है। स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चर कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यूनियन के लिए यूनियन। स्ट्रक्चर वेरिएबल एलोकेट मेमोरी और ऑल द स्ट्रक्चर मेंबर्स सेपरेटली। तो जितने भी मेंबर है सबके लिए अलग अलग मेमोरी एलोकेट करेगा स्ट्रक्चर। और यूनियन क्या करेगा, एक ही मेमोरी एलोकेट करेगा। सो यूनियन वेरिएबल विल एलोकेट कॉमन मेमोरी फॉर ऑल द यूनियन मेंबर। तो स्ट्रक्चर का एग्जांपल और यूनियन के एग्जांपल जो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया था। स्ट्रक्चर जो आपको मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, मैंने बताया तो ऊपर भी 56 बाइट करेगा, इंटीजर 2 बाइट कैरेक्टर, और ये यूनियन क्या करेगा, लेस मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, सिर्फ 50 बाइट करेगा, क्योंकि जो बड़ी वाली होगी वही ऑक्यूपाई करेगा। It allows us to access any or all of the any or all the member at the same time. सेम टाइम में सभी मेमोरी को, सभी मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। इट अलाउज ओनली अस टू एक्सेस ओनली वन यूनियन मेंबर एट टाइम। एक टाइम में एक ही मेंबर एक्सेस कर सकते हो, इसमें एक टाइम में बहुत सारे मेंबर आप एक्सेस कर सकते हो। उसके साथ हमारा यूनिट खत्म हो गया, स्ट्रक्चर और यूनियन का। और इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है इसमें। नो सर। साक्षी, नो सर। तो ये जो अभी मैंने आपको एम्प्लॉय वाला करवाया है, इस टाइप से स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आपको बेसिक प्रोग्राम बनाने हैं कि डेटा एक्सेस किस तरह से हो रहा है, किस तरह से उस पर कैलकुलेशन लेके आ रहे हैं, वो सारी चीज आपको पर्सनली करनी पड़ेगी। कुछ नया और पढ़ना है या काफी आज के लिए। काफी है। काफी है सर। ठीक है, फिर ये रखता हूँ, मैं एक यूनिट करवा दिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पॉइंटर के बारे में। वैसे तो क्या है कि अब आपके पास 3 यूनिट इस ब्लॉक में रह गए हैं। एक पॉइंटर रह गया है ना, ये आपका 3 प्लस डायरेक्टिव एक फाइल लेंगे।